दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.5 कवर करने जा रहे हैं, चैप्टर 3, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दोस्तों, आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको हमारा चैनल के में वीडियोस पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों, हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution or infinite many solution? In case there is a unique solution, find it by the cross multiplication method. दोस्तों, इसमें आपसे वो दो सवाल पूछ रहा है कि पहले तो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन को बताना होगा कि वो यूनिक सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा या इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन होगा। अगर वो यूनिक सोल्यूशन होता है तो इन इक्वेशंस को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व भी करना होगा, क्योंकि हमने अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर नेचर ऑफ लाइंस को बार बार डिस्कस किया था। ठीक है दोस्तों, तो अभी भी हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने अपनी वीडियोस में सीखा था दोस्तों कि तीन तरह की सॉल्यूशंस हमारे आते हैं। पहला होता है यूनिक सोल्यूशन, और ये यूनिक सोल्यूशन कब इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? जब a1/a2 इक्वल नहीं होता दोस्तों b1/b2 के। ठीक है, दूसरा सोल्यूशन आपका जो होता है वो होता है नो सोल्यूशन, और ये कब एग्जिस्ट करता है? जब a1/a2 तो इक्वल होता है पर c1/c2 इक्वल नहीं होता। ठीक है दोस्तों, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और तीसरा जो हमारा सोल्यूशन होता है इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन हम बोलते हैं इसको, और इसके अंदर ये तभी एग्जिस्ट करता है जब a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, और वो इक्वल होता है c1/c2 के। तो ये तीन ही कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करती है इक्वेशन के अंदर। तो दोस्तों, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला पार्ट ही वही पूछ रहा है। सबसे पहले वो पूछ रहा है कि किस तरह का सोल्यूशन होगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। तो सबसे पहले हम a1/a2 निकाल लेंगे, जो कि होता है 1/3। फिर b1/b2 हम निकालेंगे, जो कि आपका आएगा -3/-9। काटेंगे तो फिर 1/3 आएगा दोस्तों। फिर हम c1/c2 करेंगे कैलकुलेट, जो कि आपका होगा -3/-2। माइनस से माइनस कट जाएगा। तो दोस्तों, साफ इसमें पता लग रहा है कि a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, और इक्वल नहीं होगा c1/c2 के। तो हम लिख सकते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। दैट इज 1/3 इक्वल्स 1 नॉट इक्वल्स टू 3/2। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, क्योंकि दोस्तों हमारा जो रिज़ल्ट आया है वो नो सॉल्यूशन आया है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करना होगा। तो हमें अब सेकंड पार्ट को करने की ज़रूरत नहीं होगी इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में दोस्तों। आइए अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। 2x + y = 5, और है आपके पास 3x + 2y = 8। तो दोस्तों, इसमें भी सबसे पहले कंडीशंस को हम चेक करेंगे। a1/a2 आपका हो जाएगा 2/3, b1/b2 हो जाएगा 1/2, और c1/c2 हो जाएगा 5/8। ठीक है, क्योंकि तीनों ही कंडीशन में नॉट इक्वल्स टू आ रहा है, तो दोस्तों हम यहाँ पर लिख सकते हैं a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। दैट इज 2/3 इज़ नॉट इक्वल टू 1/2। तो हमारा दोस्तों साफ पता लग रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमारा लीनियर इक्वेशन जो सोल्यूशन आएगा दोस्तों, यूनिक सोल्यूशन आएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि अगर आपका यूनिक सोल्यूशन निकलेगा तो आपको इन इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से भी सॉल्व करना होगा दोस्तों। तो आइए अब हम अपने इसी क्वेश्चन के दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं। क्योंकि हमें यूनिक सॉल्यूशन आया है तो हमें इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से भी सॉल्व करना होगा दोस्तों। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर
बाय सॉल्विंग थ्रू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारे पास क्या आ जाने वाला है, x y और -1। तो हमारा हो जाएगा b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर b1 b2। हम इस पर्टिकुलर ठीक है रिप्रेजेंटेशन में हम अपनी वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या आएगा, b1 b2 पे है हमारे पास 1/2, तो यहाँ हम लिख देंगे 1/2, 1 और नीचे लिख देंगे 2। c1 c2 पे देखेंगे हमारे पास क्या आएगा, 5/8 आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और 8। फिर हम a1 a2 पे आएंगे दोस्तों, a1 a2 पे है 2 और 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे a1 की जगह पे 2, a2 की जगह पे 3, फिर b1 और b2 में 1 और 2। तो अब हमें x को निकालना है, तो हम x को रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, 1 × 8 8 हो जाएगा और 2 × 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर 5 को 3 से करते हैं तो 15 हो जाएगा और 8 को 2 से करेंगे तो 16 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर -1 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं जो कि आपकी होगी 4 - 3। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने पे देखिए हमारे पास क्या आएगा, x/-2 y/-1 और -1/1। तो जब दोस्तों x और y की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो x को -1 के साथ कंपेयर करना होगा और y को भी आपको -1 के साथ कंपेयर करना होगा। तो हम लिख सकते हैं x/-2 इक्वल्स -1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू 2 आएगा। और आगे बढ़ते हैं इसको दोस्तों, y/-1 इज इक्वल टू -1/1। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये b नहीं है, ये y है दोस्तों। तो यहाँ पर हम y लिख देते हैं और नीचे भी हम b को रिप्लेस कर देते हैं y के साथ दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि क्वेश्चन में जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को करना होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला हुआ था कि अगर यूनिक सोल्यूशन आए तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से क्वेश्चन को कीजिएगा। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ी और क्लैरिटी के लिए हम आगे वाले पार्ट्स को हम करते हैं। आइए देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट। आइए देखिए इक्वेशन 3x - 5y = 20 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 6x - 10y = 40। तो सबसे पहले दोस्तों हम नेचर ऑफ लाइंस की कंडीशन को चेक करेंगे। a1/a2 3/6 हो जाएगा, काटेंगे तो 1/2। b1/b2 -5/-10 हो जाएगा, माइनस से माइनस चला जाएगा और काटेंगे तो 1/2 आएगा। इसी तरह से c1/c2 आ जाएगा 20/40 और अगर इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो भी आपका 1/2 आएगा, क्योंकि हम कह सकते हैं a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2, दैट इज 1/2 इक्वल्स 1/2 इक्वल्स 1/2। देयरफॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो दोस्तों क्योंकि इन्फिनाइट सॉल्यूशन आपका निकला है तो इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे बार बार मैं बोल रहा हूँ कि वो पूछ रहा था दो चीज़ें कि अगर यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा तो हमें आपको निकालना होगा। आइए दोस्तों हम अपने फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे पहले तो नेचर ऑफ लाइंस को चेक कर लेंगे। a1/a2 आएगा आपका 1/3, b1/b2 को कैलकुलेट करेंगे आएगा -3/-3, काटेंगे तो आपका +1 आ जाएगा। और c1/c2 को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो निकल के आएगी दोस्तों वो आएगी 7/15। ठीक है, तो हम अपनी कंडीशन में इसको अप्लाई करते हैं। साफ दिख रहा है दोस्तों, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू 1। देयरफॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि दोस्तों ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया है तो आपको इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से भी सॉल्व करना होगा। ठीक है,
आइए अब इसी क्वेश्चन का दूसरे पार्ट की तरफ आगे हम मूव करते हैं। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। हम अपनी इक्वेशंस को लिख लेते हैं पहले। x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल 0 और दूसरी इक्वेशन है आपकी 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स 0। तो हम अपनी कंडीशंस को चेक कर लेते हैं। a1 a2 लिख लेते हैं, b1 b2 क्या आया हुआ है वो हम लिख लेते हैं, और दोस्तों c1 c2 पे कौन सी वैल्यूज़ हैं वो भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। अब आइए हम अपना क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज़ करते हैं। तो लिखेंगे हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड x y और अब 1 आ जाएगा पॉजिटिव। तो दोस्तों आपको पहले भी बताया था मैंने, कांस्टेंट वैल्यू इक्वेशन से पहले है तो पॉजिटिव 1 दिखाते हैं, और इक्वल्स टू के बाद कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई है तो -1 दिखाते हैं फॉर्मूले में। बाकी सारा सेम रहेगा। p1 b2 पे वैल्यू लिख देते हैं -3 c1 c2 पे वैल्यू लिख देते हैं -7 -15, फिर a1 a2 पे वैल्यू लिख देते हैं 1 और 3, और आखिरी में b1 और b2 पे हम वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं x अपॉन में -3 को -15 से करेंगे तो 45 आएगा, फॉर्मूले में माइनस होता है। और फिर हम 3 को 3 से करेंगे, 7 से करेंगे 21 आएगा। y को हम सॉल्व करेंगे तो -21 प्लस 15 आएगा, और फिर हम 1 को सॉल्व करते हैं तो -3 प्लस 9 हो जाएगा दोस्तों। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 45 में से 41 को हम माइनस करेंगे 24 आएगा, और फिर -21 में +15 करेंगे तो -6 आएगा, और फिर 6 आएगा। और वैल्यूज़ निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, वैल्यूज़ निकालने के लिए x/24 को हम 1/6 के इक्वल रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6x इक्वल्स 24 आएगा, और x की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी दोस्तों। इसी तरह से हम y निकालेंगे, y अपॉन में -6 इक्वल्स टू 1/6, और जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6y इक्वल्स टू -6, जो कि हो जाएगा -1। तो दोस्तों यहाँ से आपने दो वैल्यूज़ निकाल ली हैं, x की वैल्यू हमने 4 निकाल ली है और y की वैल्यू हमने -1 निकाल ली है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको वेरीफाई करना सिखाया था, आप उससे वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो दोस्तों इसमें आपको ठीक है a और b की वैल्यूज़ निकालनी है, जबकि ये बताया हुआ है कि इक्वेशन आपकी इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन देती है। क्योंकि हम पहले a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को लिख लेंगे, ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। और c1 पे हमारा 7 आ जाएगा, c2 पे हम लिख सकते हैं 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन की कंडीशन, और जो कि होती है आपकी a1 अपॉन a2 इक्वल्स b1 अपॉन b2 इक्वल्स c1 अपॉन c2। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन होती है इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन की। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को रखेंगे तो हमारे पास आएगा 2/a माइनस b इक्वल्स 3/a प्लस b इक्वल्स 7/3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, क्योंकि अब आपकी ये इक्वेशन आ चुकी है दोस्तों, तो अब आपको करना क्या होगा, ठीक है, पहले इक्वेशन को आखिरी वाली के साथ कंपेयर कर सकते हो, आखिरी बीच वाली इक्वेशन को हम आखिरी वाली के साथ कंपेयर करेंगे। कैसे कह रहा हूँ वो देख लीजिए। 2/a माइनस b को हम इक्वल रखेंगे 7 अपॉन में 3a प्लस b माइनस 2 के साथ। तो लिख देंगे 7/3a माइनस b प्लस b माइनस, एक बार चेक कर लेते हैं, 3a प्लस b माइनस 2 के साथ हम इसको करेंगे। अब क्योंकि इक्वल्स टू का साइन दिया हुआ है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 7 की मल्टीप्लाई हम करेंगे, ठीक है, और तो हमारे पास देखिए क्या आने वाला है। सबसे पहले हम 2 को 3a से कर रहे हैं तो 6a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल्स 7a माइनस 7b आ जाएगा। फिर 2a प्लस 2b माइनस 4 माइनस 7b प्लस 7b इक्वल्स टू 4 आ जाएगा दोस्तों।
तो अब हमारे पास आ जाने वाला है 6a में से 7a जाएगा तो -a, और +2b + 7b 9b = 4 आएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। और इसी तरह से हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। 2 में a - b को हम इक्वल कर देंगे 3/a + b के साथ दोस्तों, ठीक है। तो फिर से हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2a + 2b = 3a - 3b, जो कि अब इसको भी हम स्टैंडर्डाइज कर लेंगे। 2a + 2b लिख देंगे यहाँ पर हम लोग, -3a + 3b = 0 कर देंगे। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, 2a में से 3a जाएगा, -a आएगा। 2b और 3b को जोड़ेंगे तो 5b = 0 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा दोस्तों। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, क्योंकि हमने अपने एलिमिनेशन मेथड को अच्छे से पढ़ा है अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उन वीडियोस को जाके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम a को काट देंगे तो हमारे पास आ जाने वाला है 4b = 4, और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब क्योंकि b की वैल्यू आ चुकी है तो हम इस b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में हम रख देंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, और हमारे पास आ जाने वाला है, ठीक है, -a + 9 = 4, और आप लिख सकते हो इसको -a = 4 - 9, तो -5 आ जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो a हमारा 5 आ जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर दो वैल्यूज़ को निकाल लिया है, a आपका 5 आ गया है, b आपका 1 आ गया है। आई होप आपको ये सोल्यूशन क्लियर हुआ होगा। आइए दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है वो, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। ठीक है, अब आपसे वो नो सोल्यूशन की कंडीशन पूछ रहा है। सबसे पहले हम a1 a2 की पोजीशन लिख देते हैं। b1 और b1 पे 1 है, b2 पे k - 1 होगा, c1 पे आपका 1 होगा, और c2 पे आपका 2k + 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि आप जानते हो कि फॉर नो सोल्यूशन आप कौन सी कंडीशन को यूज़ करते हैं, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को लिख सकते हैं 3/2k - 1 = 1/k - 1 नॉट इक्वल्स टू 1/2k + 1। ठीक है दोस्तों, अब क्योंकि जो इक्वल वाला पार्ट है इसी को हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आएगा 3/2k - 1 = 1/k - 1। तो क्योंकि इक्वल्स टू का साइन दिया हुआ है तो अब हम इजीली इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे k - 1 से, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2k - 1 से। तो हमारे पास दोस्तों आएगा 3k - 3 = 2k - 1। तो 3k - 2k और 3 - 3 को वहाँ लेके जाएंगे तो +3, ये 2 हो जाएगा, और ये आपका k हो जाएगा। तो k की वैल्यू 2 आ गई दोस्तों। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं दोस्तों। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ठीक है, अब वो आपसे साफ साफ पूछ रहा है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास क्या आ जाने वाला है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, और क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि इस मेथड के अकॉर्डिंग हम एक इक्वेशन से एक वैल्यू निकालते हैं, और फिर उस वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में डाल के हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास क्या आ जाने वाला है। 8x हाँ जी, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन, हम लिख लेते हैं 8x = 9 - 5y, और x की वैल्यू हम निकाल लेंगे 9 - 5y/में 8। ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाती है। अब इसको हमें x की वैल्यू को अपनी इक्वेशन 2 में पुट करना होगा। तो हम लिख सकते हैं ऑन पुटिंग
x इन इक्वेशन नंबर 2, और जो कि हमारी इक्वेशन 2 है 3x, x की जगह पे 9 माइनस 5/8 लिख देंगे, प्लस 5y 2y इक्वल्स 4, और फिर जो सॉल्व होता है हम उसको करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर 27 आ जाएगा, माइनस 15y आ जाएगा, और 8 को वहाँ एलसीएम लेंगे तो 16y आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 27 प्लस y इक्वल्स 32, और आप 27 को उस तरफ लेके जाएंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 दोस्तों। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास 5 आ चुका है दोस्तों, तो अब हम x निकाल सकते हैं। तो x हमारे पास निकल के आएगी वैल्यू 9 माइनस 5y अपॉन में 8 है, तो जहाँ पर भी y है वहाँ पर हम 5 रख देंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 25/8, जो कि आपका -16 होता है। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी -2 दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। y 5 आ रहा है और x हमारा -2 आएगा दोस्तों। तो आइए अब अपने नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं दोस्तों। ठीक है, जो कि इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, जिसमें हमें इसी क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करना होगा दोस्तों। ठीक है, आइए हम अपनी दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं पहले। 8x प्लस 5y इक्वल्स 9, 9 को इस तरफ लेके आ जाएंगे तो -9 हो जाएगा, और दूसरी इक्वेशन आपकी बन जाएगी 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारे पास आ जाएगा a1 8 आ जाएगा, a2 3 आ जाएगा, b1 आपका 5 आ जाएगा, b2 आपका 2 आ जाएगा, c1 आपका -9 हो जाएगा, और c2 आपका -4 हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लिख देते हैं, और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेरस डायग्राम, जो कि हमने अपने फंडामेंटल वीडियो में डिस्कस किया हुआ है दोस्तों। तो आप वहाँ जाके इसको अच्छे से देख सकते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को। b1 b2 c1 c2 a1 a2, और आखिरी में आ जाएगा b1 अपॉन b2। ठीक है, अब हम इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन में वैल्यूज़ को प्लेस कर देंगे, जो कि b1 b2 की जगह पे 5 और 2 लिख सकते हैं, c1 c2 की जगह पे -9 और -4 लिख सकते हैं, a1 a2 की जगह पे 8 और 3 लिखेंगे, और फिर b1 b2 की जगह 5 और 2 लिख देंगे दोस्तों हम लोग। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा। x को अब हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 इंटू -4, जो कि -20 होता है, माइनस तो रहते ही है फॉर्मूले में, माइनस प्लस 18 हो जाएगा। y को रिप्रेजेंट करेंगे तो -27 प्लस 32 हम लिख सकते हैं, और फिर 1 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 16 -15 हम लिख सकते हैं दोस्तों। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, -2 आ जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, और ये आपका 1/1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू को पहले कांस्टेंट वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, तो हम लिख सकते हैं x ओवर -2 इक्वल्स 1/1। तो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आता है दोस्तों x इज इक्वल टू -2। तो जब हम सॉल्व करके लिखेंगे तो लिखेंगे x इक्वल्स -2। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम y की वैल्यू को निकालेंगे, तो y अपॉन 5 को सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू 5 आ जाएगा दोस्तों। तो दोनों ही मेथड से सेम वैल्यू प्रेजेंट हो रही है हमारी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए दोस्तों अब हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन कहता है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज ही हैज़ टेकन फूड इन द मैस। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है कि जो किराया है ना, वो कुछ इस 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक तो हॉस्टल के मंथली चार्जेस जो फिक्स होते हैं, और कुछ चार्जेस ऐसे हैं जितने दिन उसने खाना खाया होगा उसके हिसाब से उसको पे करना होगा। तो क्वेश्चन ये कहता है कि अगर स्टूडेंट ने 20 दिन तक खाना खाया तो उसको देने पड़े 1000 रुपये, और स्टूडेंट बी ने 26 दिन अगर खाना खाया है तो उसको देने पड़े 1180 रुपये। तो आपको फिक्स चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे निकालना है। तो दोस्तों फिक्स चार्जेस को हम x रुपीज़ मान लेते हैं, और लेट कॉस्ट ऑफ फूड पर डे को हम y रुपीज़ मान लेते हैं, क्योंकि ये आपका वेरिएबल चार्ज हो है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि पहले स्टूडेंट ने 20 दिन तक खाना खाया था, तो हमारा जो टोटल चार्ज बन के आएगा वो कुछ इस तरह से होगा x + 20y
इक्वल्स 1000। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और इसी तरह से दूसरी स्टूडेंट ने 26 दिन तक खाना अगर खाया है तो दूसरी इक्वेशन हमारी बन के आएगी x + 26y = 1180। अब क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं दोस्तों, तो आप इसको ठीक है किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। मैं एलिमिनेशन से कर रहा हूँ, आप चाहे तो उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि x की पोजीशन इक्वल है तो सीधा हम इसको कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6y और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 180। माइनस से माइनस चला जाएगा और y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 180/6, जो कि काटेंगे तो 30 होता है हमारा दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास आएगा x + 20 × 30 = 1000 और जो कि आपका हो जाएगा x + 600 = 1000 और 600 को वहाँ लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000 - 600, जो कि आपके पास होता है 400। ठीक है, तो x की वैल्यू 400 आ गई। और अब यहाँ पर हम लिखेंगे जो आपका हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज था वो तो 400 रुपीज़ था मंथली, और जो फूड पर डे का जो कॉस्ट था वो था 40 रुपये दोस्तों। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमने इसको किस तरह से किया है दोस्तों। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप है तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और अक्सर आपको ठीक है इस तरह की प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन कहता है दोस्तों, प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट on a highway. One car starts from A and another car starts from B at the same time. They meet in 5 hours. If they travel towards each other, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो 1 घंटे बाद मिलती है। तो दोनों कारों की आपको स्पीड बतानी है दोस्तों। पहले इस क्वेश्चन के लॉगरिथम को अच्छे से समझेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ठीक है 2 पॉइंट्स का A और B प्लेस का डिस्टेंस जो है वो आपस में 100 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि हमने अपने डायग्राम में यहाँ पे दिखाया है। तो अब केस 1 की हम अब बात करते हैं दोस्तों। वो कहता है कि एक कार जो कि ठीक है प्लेस A से शुरू होती है और एक कार जो कि प्लेस B से शुरू होती है और वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, कार A भी सेम डायरेक्शन में जा रही है और कार B भी, और ये दोनों ही कार आपस में एक दूसरे को मिलती हैं 5 घंटे बाद दोस्तों। ठीक है, ये दोनों कार आपस में जब मिलेंगी तो कितने घंटे बाद मिलेगी? एज़ पर हमारी जो क्वेश्चन है 5 आवर्स बाद वो मिलती हैं दोस्तों। तो देखिए कि अब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। और दूसरे केस में वो बोलता है कि जो कार A है ठीक है वो A से चलती है और कार B वो B से चलती है, पर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो वो 1 घंटे बाद दोनों मिलती हैं। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपको निकालना है कि जो हमारी कार है उनकी स्पीड क्या रही होगी। ठीक है, तो कार्स की स्पीड को A कार को हम x किलोमीटर/आवर पर ले लेंगे दोस्तों, और दूसरी कार को हम ठीक है y किलोमीटर/आवर के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको एक फॉर्मूला पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि वो डिस्टेंस ट्रैवल की वो बात कर रहा है तो हम स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा डिस्टेंस ट्रैवल का एक रिलेशन लगेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर ठीक है सेम डायरेक्शन में अगर चीज़ें आ रही हैं तो आपको स्पीड को माइनस करना है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो आपको डिस्टेंस ट्रैवल को प्लस करना होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करेंगे वो हम आगे समझते हैं दोस्तों। आइए सबसे पहले हम लिखेंगे केस 1 को डिस्कस करेंगे अलग से, फिर केस 2 को, फिर उसके बाद हम उसकी इक्वेशंस को बनाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं कि इस पूरी सिनेरियो को हम कैसे आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन के अंदर अपने। तो सबसे पहले हम लिख देंगे लेट अस कंसिडर
स्पीड ऑफ कार ए बी x km/h और कार बी को हमने यहाँ पर मान लिया है y km/h। तो हमारे पास केस 1 था दोस्तों कि वो सेम डायरेक्शंस में जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम इसको दोबारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये दोनों ही कारें 5 घंटे बाद एक दूसरे को आपस में मिलती हैं, ठीक है। एंड दे मीट इन 5 hours। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए शैल बी स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो कार ए की स्पीड को x माना है और टाइम क्योंकि 5 घंटे बोल रहा है तो 5x आ जाएगा। इसी तरह से डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी इन 5 hours, तो हमारे पास आएगा स्पीड इनटू टाइम और इसको हम लिख सकते हैं y इंटू 5 जो कि हो जाएगा 5y दोस्तों, ठीक है। अब क्योंकि हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि डिस्टेंस ट्रेवल सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 5x माइनस 5y इक्वल्स, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल तो दिया ही हुआ है, दोनों के पॉइंट्स के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है दोस्तों, तो यहाँ पर हम 100 लिख देंगे। तो चाहे तो आप यहाँ पे 5 कॉमन ले सकते हो, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम केस 2 को डिस्कस करते हैं। केस 2 में कह रहा था कि दोनों कारें आपस में अपनी तरफ आ रही हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, ठीक है। तो आइए इस सिनेरियो को हम कैसे समझते हैं। मान लीजिए ये कार ए है जो कि बी की तरफ जा रही है और कार बी जो कि ए की तरफ आ रही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं दोनों एक दूसरे की। अब ये दोनों कारें आपस में मिल जाती हैं 1 घंटे बाद, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पता लगा लेते हैं कि ऐसी सिचुएशन में कार ए और कार बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा दोस्तों, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जब अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो हमें डायरेक्शंस ट्रैवल डिस्टेंस को ऐड बैक करना होगा दोस्तों। तो यहाँ लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार ए इन 1 hour शैल बी स्पीड इंटू टाइम जो कि आपका x इंटू 1 हो जाएगा, जो कि आपका x हो जाएगा। इसी तरह से डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार बी इन 1 hour और वो हमारा हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम जो कि होता है y इंटू 1 दोस्तों। तो हमारे यहाँ पर y आ जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्योंकि इन दोनों का भी डिस्टेंस 100 किलोमीटर के बीच का है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपकी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। तो आई होप आपको ये दोनों सिनेरियो अच्छे से समझ में आए होंगे। अब तो दोस्तों सिर्फ सॉल्व ही करना है इसको। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, x वाई इसमें कट रहा है, ऐड कर लेंगे हम तो x की वैल्यू 60 आ चुकी है। अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे ताकि हम दूसरी वेरिएबल्स को निकाल पाएँ। तो हम इक्वेशन 1 में x की वैल्यू को डाल देते हैं, फिर 60 माइनस वाई इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 60 जो कि होता है माइनस 40। माइनस से माइनस कट जाएगा दोस्तों, y आपका 40 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम दोनों वैल्यूज़ को निकाल चुके हैं तो हम यहाँ कह सकते हैं स्पीड ऑफ कार ए आपकी होगी x किलोमीटर पर आवर थी तो वो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी और स्पीड ऑफ कार बी आपकी 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत डिटेल में इसको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में मूव करते हैं। मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आप सभी को जानते हो रेक्टेंगल में, ठीक है, 2 डायमेंशंस होती हैं। नेम हम उसको या तो लेंथ के नाम से जानते हैं या विड्थ या ब्रेथ के नाम से हम उसको जानना जाता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लेंथ को हम x ले लेंगे, विड्थ को हम y ले लेंगे, ठीक है। एरिया आपका l प्लस बी होता है तो एरिया तो आपका x और y हो जाने वाला है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को हम x ले लेंगे, x यूनिट्स ले लेंगे क्योंकि यूनिट तो दे नहीं रखी है आपको, और
विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल को हम यहाँ पे वाई यूनिट मान लेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि उसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, ठीक है, जो कि आपका होता है L इंटू बी, ठीक है। लेंथ और विड्थ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एरिया निकल के आ जाएगा x इंटू वाई, जो कि होता है XY, ठीक है। इतना करने के बाद अब जैसे क्वेश्चन बोलेगा हम उस हिसाब से चलेंगे। क्वेश्चन कहता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। अगर उसकी लेंथ को 5 यूनिट से रिड्यूस कर दिया जाए और ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया जाए 3 यूनिट से, ठीक है। तो हम लेंथ को क्योंकि हमने x माना है तो x माइनस 5 हम कर देंगे, और ब्रेथ को क्योंकि आपने y माना है और उसको बढ़ाना है 3 यूनिट से, तो y प्लस 3 हम कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। एक बार फिर से लिख देता हूँ, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, और सॉल्व करके हमारे पास देखिए क्या आता है। ये आता है एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल्स एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई आपका कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल्स माइनस 9 प्लस 15, जो कि आपका 6 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन फाइनली बन के आ जाएगी 3x माइनस 5y इक्वल्स 6। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब दूसरी इक्वेशन वो ये कहता है कि अगर हम लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ा दें और ब्रेथ को 2 यूनिट से, तो उसका जो एरिया है 67 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ जाएगा। क्योंकि लेंथ को आपने x लिया है दोस्तों, तो उसको भी हमें बढ़ाना है और ब्रेथ को भी हमें बढ़ाना है। तो लेंथ को तो हमें 3 यूनिट से बढ़ाना है तो x प्लस 3 हम कर देंगे, और विड्थ को क्योंकि हमें 2 यूनिट से बढ़ाना है तो y प्लस 2 कर देंगे, और एक्स वाई प्लस 67 यूनिट्स हम कर देंगे। तो इसको भी हम स्टैंडर्डाइज फॉर्म में करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आ जाने वाला है एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल्स 61। तो क्योंकि अब दो इक्वेशंस आपके सामने आ गई हैं दोस्तों, ठीक है, अब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। तो आइए दोस्तों अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आएगा 3x माइनस 5y इक्वल 6 और 2x प्लस 3y इक्वल्स 61। क्योंकि इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो बनाने पड़ेंगे। तो ऊपर 2 से और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए क्या आता है। 6x माइनस 10y इक्वल्स 12, और दूसरी इक्वेशन में आएगा 6x प्लस 9y इक्वल्स 183। तो यहाँ हम कैलकुलेट कर लेते हैं, x कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 19y इक्वल्स, अब 183 में हम 12 को माइनस कर लेते हैं, जो कि आपका 171 होता है दोस्तों माइनस का। तो माइनस से तो माइनस हम काट देंगे तो y की वैल्यू हम इजीली निकाल पाएंगे 171 ओवर 9, जो कि आपकी हो जाएगी दोस्तों, y को हम कैलकुलेट करेंगे तो 9 से कट जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये आपका 171 होता है दोस्तों। तो y की वैल्यू आपकी 9 आ गई है। तो अब इस y की वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे, आप किसी में भी रख सकते हैं दोस्तों, मैं 1 में रख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल 6 है दोस्तों। 3x माइनस 5y इक्वल 6 है दोस्तों हमारी इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम अब यहाँ पर वैल्यू को प्लेस कर देंगे, जो कि 6 माइनस 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर 51 आ जाएगा, 3x बराबर 51, और x की वैल्यू काटेंगे तो 17 आ जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो हमने निकाला है वो निकल के आ गया है 17 यूनिट्स, और जो विड्थ है क्योंकि हमने उसको y माना था और y हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो जो ब्रेथ है हमारी रेक्टेंगल की वो आ गई है 9 यूनिट्स। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे करा है, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन में फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल पूछा था तो हमने डायमेंशंस को निकाल दिया दोस्तों, ठीक है। अगर एरिया पूछता तो हम इसमें एरिया में वैल्यूज़ को लगा सकते थे।
दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियोस आपको हमारी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक